हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ संजीवनी सीरीज का पार्ट 27 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीवादी योजना 1944 को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया। गांधीवादी मंडल का मूल उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना है ताकि जीवन का एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। इसने कृषि के वैज्ञानिक विकास और कुटीर और ग्रामोद्योगों के तीव्र विकास पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया था। रॉलेट एक्ट द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था और पुलिस को निरंकुश बनाया दिया गया था। यह गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी मजदूर महाजन संघ इसकी स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है? तो इसका सही जवाब है अनसुईया साराभाई। अनसुईया साराभाई ने, किसकी बात कर रहे हैं? अनसुईया साराभाई ने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन या फिर कहें मजदूर महाजन संघ की स्थापना की। यह संघ भारत का सबसे पुराना श्रमिकों का संघ है। इन्हें भारत में महिला श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने की थी। और कहां की थी? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंग भेद की नीति का बर्ताव करते थे। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। इसके लिए कर देना पड़ता था। इन्हें नस्लीय भेदभाव के कारण गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1994 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने दक्षिण में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला तथा 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी कारण भारतवासी प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। यह भी इंपोर्टेंट है, याद रखिए। प्रथम प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? 2003 में। इधर विश्वविद्यालय और इनकी स्थापना कब हुई थी, चलिए देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 1887 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 1920 में और मुंबई यूनिवर्सिटी की 1857 में। नेक्स्ट,
दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो ये कब की बात है? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर रहे थे, तब की बात है। चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नील की जबरन खेती के विरोध में चंपारण आंदोलन किया गया था। 19वीं सदी की बात है। कब की? 19वीं सदी की। इसके आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकटिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह। इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बाकी देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इसकी लीडरशिप महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में बिहार में हुआ था, ये भी इसकी लीडरशिप भी महात्मा गांधी के द्वारा। निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा 1906। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी, जिसका पटेल द्वारा विरोध किया गया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान कर दी। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1918 में। चंपारण के किसान आंदोलन 1917 के बाद खेड़ा में भी 1918 ईस्वी में एक किसान आंदोलन हुआ। वर्ष 1918 ईस्वी में भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया था और किसानों से माल गुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। फलस्वरूप गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और किसानों को राजस्व अदा न करने तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की सलाह दी। यह सत्याग्रह जून 1918 ईस्वी तक चला और अंततः सरकार किसानों की मांगों को मान लिया। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पवनार। सेवाग्राम महात्मा गांधी द्वारा, टॉलस्टॉय फार्म महात्मा गांधी द्वारा, साबरमती महात्मा गांधी द्वारा। सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म तथा साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, जबकि पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार नामक ग्राम में की थी। विनोबा भावे की समाधि भी यही है। इसे ऐसी महिलाओं के लिए बनवाया गया था जो मीराबाई की तरह अपने को साध्वी जीवन में रखना चाहती थी। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता हैं। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताओ जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी द्वारा 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा।
हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी द्वारा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखी गई थी। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। वर्ष 1893 में महात्मा गांधी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक गोरे व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस की सहायता से उन्हें धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। उस वक्त उन्होंने पहली बार वहां नस्लवाद यानी रेसिज्म का सामना किया। कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? इसका सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग, स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के पश्चात पहली बार असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नमक मार्च। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों को समर्पण, ये असहयोग आंदोलन से है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये भी असहयोग आंदोलन से। नागरिक सेवाओं का बहिष्कार, ये भी है। नमक मार्च असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसे 1930 ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध की प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया था। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी डैश से स्थायी रूप से भारत आए थे। तो कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से लौटे। गांधी जी 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, परंतु वहां पर भारतीयों की दशा देखकर वहीं रुक गए और समानता का अधिकार दिलाने हेतु आंदोलन छेड़ दिया। वहां डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इसके अलावा जोहान्सबर्ग से 30 किलोमीटर दूर गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म भी स्थापित किया। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो ये 1915 की बात है। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रन देवनेसन। इन्होंने टिप्पणी की थी दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीकी का इस्तेमाल किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीय को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। बाद में महात्मा गांधी इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बन गए।
इतिहासकार चंद्रन देवन सेन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बना दिया। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। भारतीय शिक्षा प्रसार के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में है? तो सही जवाब है बिहार में। महात्मा गांधी ने चंपारण में नील आंदोलन की शुरुआत की थी। चंपारण जिला बिहार राज्य में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 को गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918 में प्रथम असहयोग आंदोलन तथा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में प्रथम भूख हड़ताल माना जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद हड़ताल 1918। अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ। प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। श्रमिकों ने प्लेग बोनस समाप्त करने के एवज में उनकी मजदूरी में 50% वृद्धि की मांग की, जबकि मिल मालिक 20% वृद्धि करने को तैयार थे, जो कि मजदूरों के हितों की दृष्टि से सही नहीं था। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा महात्मा गांधी ने इनकी सहायता एवं मार्गदर्शन किया। गांधी जी ने 35% बोनस देने का समर्थन किया तथा प्रथम बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मशहूर हिंसा। प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार यह शामिल था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यह भी शामिल था। ब्रिटिश उपाधियों का स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में हिंसा शामिल नहीं थी। असहयोग आंदोलन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा पहुंचाना था तथा इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी, जो चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया गया। वर्ष 1920 और 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इनमें से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी वस्तुओं की खरीदी। स्वदेशी को प्रोत्साहन, अस्पृश्यता हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 ईस्वी को और इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने हेतु सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि इसके प्रमुख विरोधी CR दास थे। दिसंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत उपाधियों एवं प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता का अंत आदि का उल्लेख था।
डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था। चंपारण के इस ऐतिहासिक संघर्ष में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे। इसी सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी को महात्मा कहा। इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नील की खेती से। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नील की खेती के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। चंपारण बिहार का एक जिला है। यहाँ पर अंग्रेजों ने उस समय व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्ठे पर 1 बीघे को, यानी 3 विश्वा के 20 विश्वा के 3 विश्वे पर नील की खेती किसानों को ही करनी होगी। इसी कारण यहाँ के किसान काफी परेशान थे, जिसके विरोध में वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष डैश में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी डैश से भारत आए थे, डैश में भारत आए थे। तो आए तो 1915 में थे, ठीक है। यहां पर 1915 तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन यहां पर तो 1917 दे रखा है। ओ सॉरी, यहां पर लिखा हुआ महात्मा गांधी डैश में चंपारण आए थे। मैं इसको ऐसे पढ़ रहा था, महात्मा गांधी किस वर्ष भारत आए थे, ठीक है। तो भारत आए थे वो 1915 में, 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917। वर्ष 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे और वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया। नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें गांधी जी भी उपस्थित थे। गांधी जी की मुलाकात चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल से हुई। राजकुमार ने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से बंगाल में डैश ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जे.एम. सेनगुप्ता ने। बंगाल में जे.एम. सेनगुप्ता ने बंगाल में जे.एम. सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। आज का अंतिम क्वेश्चन,
किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च का आयोजन महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी सरकार के नमक पर कर लगाने के कानून के विरोध में आयोजित किया गया था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से हुई थी। 24 दिनों की यात्रा के उपरांत गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर अंग्रेजों का बनाया गया नमक कानून तोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।